नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कटारिया फायर एकेडमी में। तो आज हमारा फायरमैन कोर्स या फायरमैन इंटरव्यू या फायरमैन क्लास का आज तीसरा दिन है, तीसरी क्लास है। तो आज तीसरे दिन भी मैंने ये फुल फॉर्म लेकर के आया हूँ। मैंने इससे पहले लगभग 40 फुल फॉर्म आपको बताई है, पढ़ाई है और 20 आज लेकर के आऊँ, टोटल 60 फुल फॉर्म हो जाएंगी। देखो, आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं है क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके अंदर आएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली उधर प्रैक्टिकल पे लेके जाऊंगा, जो लोग फायरमैन का कोर्स कर चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन जो लोग कोर्स कर रहे हैं या अभी करके कुछ दिन के लिए फ्री बैठ गए, उनका माइंड से ये चीजें निकल जाती है, क्योंकि जो लोग जिस रूटीन में रहता है वो उसी को याद रहता है। और ये जितने वर्ड मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपके कोर्स में, आपके इंटरव्यू में, चाहे वो आप रिटन टेस्ट दे रहे हैं, चाहे ऑनलाइन टेस्ट है, चाहे आपका इंटरव्यू है, ये जो 60 वर्ड मैंने यूज किए हैं, इनमें से 25% 100% मिलेगा आपको। आप कहीं पे भी जाना, 25% ये वर्ड हमेशा यूज होते हैं, चाहे आप इंडस्ट्री में कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट की तैयारी करके आप टेस्ट दे रहे हैं या किसी कॉरपोरेशन में तैयारी कर रहे हैं। तो ये आज 20 और हैं, उसके बाद हम अपनी आगे की तैयारी स्टार्ट करेंगे। ये वर्ड मैंने इसीलिए लिए हैं, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। कोई भी अपने बच्चे को सीधा 5वीं क्लास या 8वीं क्लास में तो बैठाता नहीं है, पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके सब ऊपर के लेवल पे जाते हैं। जब बंदा या कोई भी बच्चा 5वीं क्लास में होता है तो उसकी उम्र लगभग 7-8 साल होती है या 9-10 साल होती है, ठीक है। अगर हम उसको एडमिशन 10 साल की उम्र में दिलवाते हैं तो क्या हम ये सोचेंगे कि इसकी 10 साल उम्र होगी तो आप सीधा 5वीं क्लास में दिलवा दो तो क्या वो पास हो जाएगा, 5वीं क्लास का टेस्ट क्लियर कर पाएगा? नहीं ना। तो सेम वही है, पहली क्लास से पढ़ो, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे पढ़ते जाओ, आपको हर चीज समझ में आएगी और कभी भूलोगे भी नहीं। अगर आप डायरेक्टली हम ऊपरली सीढ़ी पे या पहली क्लास से डायरेक्ट 5वीं से 10वीं में जाने की कोशिश करें तो नहीं जा पाएंगे, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, खाली समय बर्बाद होगा। वैसे ही किसी भी हम जीने पे या स्टेयर पे चढ़ रहे हैं, पहली पहली से सीधा 5वीं या 10वीं में छलांग लगाएंगे ना कहीं से टूट जाएंगे, हो सकता है डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा TEL, टील। ये टील गैस होता है, केमिकल होता है, पैराफ्यूरिक मटेरियल होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्री इथाइल एल्यूमिनियम लिक्विड। ये कहाँ पे यूज होता है? ये होता है ज्यादातर रिफाइनरी और केमिकल्स प्लांटों में। पैराफ्यूरिक मटेरियल्स होता है। पैराफ्यूरिक मटेरियल कौन से होते हैं? पैराफ्यूरिक मटेरियल वो होते हैं जो अपने आप पे खुद में सफिशिएंट हीट लेकर के घूमते हैं। आपने सुना होगा आग लगने के लिए हीट, ऑक्सीजन और तापमान की जरूरत होती है। जब तक कोई कहीं से माचिस तिल या हीट नहीं दे देते हम, तब तक उसमें आग नहीं लगती। लेकिन ये ऐसा केमिकल या गैस है, इसको एक्स्ट्रा हीट की जरूरत है ही नहीं। वो जरा सा जैसे ही लीकेज होगा, इन्वायरमेंट में आएगा, तुरंत आग लगेगी। ये बहुत ही फ्लेमेबल होता है। उसके बाद आता है UIDAI। देखो, आप बोलोगे तो फायरमैन की लिस्ट में है ही नहीं, इंटरव्यू की लिस्ट में है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चीजें इंटरव्यू में या हमारी रिटन टेस्ट में आती है। जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग ये हमें पता होना चाहिए। तो UIDAI का फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे हमारा आधार कार्ड है, वो यूनिक आईडी है, वो जो जारी करता है, जो डिपार्टमेंट है, वो यही होता है, वही हमारा आधार कार्ड को जनरेट करता है। और पैन कार्ड, जो भी यूनिक आईडी जितनी रहती है वो उसकी अथॉरिटी इसी की होती है, यही उसको
जनरेट करता है, इशू करता है। उसके बाद आता है MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। देखो गवर्नमेंट का रूल क्या बोलता है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी केमिकल या कोई भी लिक्विड गैस, कोई भी चीज अगर आप स्टोरेज करते हो या बिक्री करते हो या जनरेट करते हो, तो जहां पे उसका स्टोरेज होगा वहां पे आपको उसका डिटेल पूरा डाटा देना होगा। वो कितना जलने वाला है, किसी दूसरे चीज के संपर्क में आने पे कोई रिएक्शन तो नहीं करता है, वो लोगों के संपर्क में आने से अगर कोई टच कर ले किसी की स्किन तो नहीं जलाते। आपने देखा होगा बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो आदमी की स्किन के टच में आने से आदमी की स्किन जल जाती है, खराब हो जाती है। और उसी तरह कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ मिल गया तो वो जल भी सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है उसके अंदर। तो उसमें MSDS में 4 चीजें दी होती हैं, हेल्थ हजार और आपका इन्वायरमेंट हजार। इन्वायरमेंट को क्या इफेक्ट कर रहा होता है, फिजिकल हजार्ड्स आपके हेल्थ हजार्ड्स में आ जाता है। वो कितना फ्लेमेबल होता है, टॉक्सिसिटी, रिएक्टिविटी, ये सारी चीजें आपको इसमें दिखाता है। वो MSDS होता है जो उस केमिकल या उस प्रोडक्ट की पूरी शीट देता है। देखो एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप कोई भी बिस्किट खरीद के लेके आना, उस बिस्किट के ऊपर उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स मिलाए गए, कौन कौन सी एनर्जी वो देता है, वो सारा डेटा उसके ऊपर लिखा होता है। ये गवर्नमेंट रूल है, आपको जो भी उसको बेच रहा है, जो बना रहा है, वो उसको डिस्प्ले करेगा ही करेगा। उसके बाद कोई भी आप केमिकल, आप खेतों में दवाई डालने वाली कोई भी चीज लेकर के आते हैं, उसमें देखना आग का सिंबल बना होता है। अगर वो जलने वाला होगा, अगर वो टॉक्सिसिटी या किसी के संपर्क में आने से उसमें प्रॉब्लम हो गया, बच्चों के संपर्क में आने से उसको हजार्स हो सकता है, तो उस पर लिखा होगा कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो वो क्या चीज है, वो MSDS है, वो उसका डाटा हमें बताता है। उसके बाद आता है CSIS, केमिकल इंफॉर्मेशन, ये मैंने डबल लिख दिया, केमिकल सेफ्टी इंफॉर्मेशन शीट। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन की जगह सेफ्टी आएगा, सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी इंफॉर्मेशन शीट। सेम उसी की तरह होता है, ये भी केमिकल का स्टोरेज जहां पे होता है। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग MSDS वर्ड यूज करते हैं, कुछ केमिकल सेफ्टी इंफॉर्मेशन शीट यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी वही चीज बताई जाती है और इसमें भी यही चीज बताई जाती है। अब आता है DRDO, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, DRDO। इसमें भी गवर्नमेंट की वैकेंसी, फायरमैन की वैकेंसी निकलती है, फायर ऑफिसर, फायरमैन और ड्राइवर की। ये डिफेंस हमारा एक सेक्टर है, ये उसमें भर्ती होती है फायरमैनों की। उसके बाद आता है TBT, टूल बॉक्स टॉक। ये इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर यूज होता है, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ये वहां पे प्रयोग किया जाता है। टूल बॉक्स टॉक मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं वहां पे जो टूल्स वगैरह यूज कर रहे हो वो प्रॉपर्ली सेफ और अनसेफ कितना है, वहां पे कौन कौन से हजार्स वगैरह हैं, कौन से हो सकते हैं और उनका प्रिकॉशंस क्या है, वो चीज इसमें बताई जाती है। वर्क से कोई भी काम करने से पहले उन वर्करों को इसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है। उसके बाद आता TBM, टूल बॉक्स मीटिंग। सेम उसी का है, यहाँ मीटिंग वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे टूल बॉक्स, इसमें मीटिंग ली जाती है, उसमें भी टूल बॉक्स वर्क, क्या काम करना है, उसमें क्या हजार्स है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने, कौन कौन से टूल यूज करने हैं, कौन सा प्रॉपर टूल है, कौन सा डैमेज टूल है, क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है। इन सब की मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है और पहले भी जो मैंने बनाया था उसमें भी ये चीज बताई हुई है। उसके बाद आता है LOTO, लॉग आउट एंड टैग आउट। ये शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग होता है इंडस्ट्री में भी, और चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन है, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री है, ये वहां पे यूज होता है। ये वर्ड आप लोटो युगा वर्ड आप घर में भी यूज कर सकते हैं। अब लॉग आउट टैग आउट कहाँ पे यूज होता है वो बता देता हूँ। लॉग आउट यानी देखो अगर हम अपने घर में कोई भी लाइन बिजली का कोई भी काम कर रहे होते हैं
हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारी सप्लाई यहाँ से जा रही है, हमने यहाँ से सप्लाई को काट के अब यहाँ पे काम कर रही है। अब कोई आकर के इस सप्लाई को तो ये देखेगा यार ये तो सप्लाई हमारी लाइट कट गई, इसको क्यों ना जोड़ा जाए। ये क्या करेगा, तुरंत आके इसको जोड़ देगा और वहां पे बंदा काम कर रहा है, उसको करंट लग सकता है, वो आदमी मर भी सकता है। तो वहां पे लॉकआउट यानी यहाँ पे जो आपने लाइन काटी है वहां पे उसको लॉक कर दे, कोई चाह करके भी उसको चला ना सके, उस मशीन को या उस इक्विपमेंट को चला ना सके। उसके बाद लॉग आउट हो गया। टैग आउट, उस पर टैग करके लिख दो कि किस कारण से इस लाइन को बंद किया गया, क्या काम चल रहा है, वो पूरा डिटेल इसमें दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है SWL, सेफ वर्किंग लोड। ये सेफ वर्किंग लोड कहाँ पे प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा आपको कोई भी क्रेन जो भार उठाती है उसके ऊपर देखना आगे लिखा होगा बूम के ऊपर SWL 10 टन 5 टन 15 टन जो भी उसकी कैपेसिटी होगी वहां पे लिखी होती है। और रूल भी ये बोलता है कि वहां पे आपको लिखा होना चाहिए और जितनी उसकी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी से ज्यादा ना उठाए, उससे कम ही उठाए, नहीं तो वो आपकी क्रेन टूट सकती है, वो जो सामान उठा रहे हो वो गिर सकता है किसी के ऊपर या प्रॉपर्टी या लाइफ को डैमेज कर सकता है। उसके बाद आता है OSHA, ओसास इसको बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ये सेफ्टी के फील्ड में आता है। और ओसास जो ना ये फायर एंड सेफ्टी दोनों के ऊपर भी सुपरविजन करता है। निबोस आयोस का नाम सुना होगा, ये वही आयोस है, सॉरी ओसास है। सेफ्टी फील्ड में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। उसके बाद आता OHS एंड E, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट। यहां पे इन दोनों में फर्क देखिए है क्या चीज। ये क्या बोला, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, और ये क्या बोला, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट। यानी आपको व्यवसाय जहां पे है वहां पे हेल्थ सेफ्टी और इन्वायरमेंट तीनों को ध्यान में रख के काम करना है, सेफ्टी देखनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। उसके बाद आता है IDLH, ये मैंने कल भी बताया था, टाइम वेट एवरेज का पार्ट है ये। ये क्या होता है, कोई भी ऐसा केमिकल या गैस या चाहे वो टॉक्सिक है, चाहे वो फ्लेमेबल है, चाहे वो कोरोसिव है, अगर वो वहां पे लीकेज हो जाती है तो उसकी एक मात्रा होती है, उस मात्रा को 3 में डिवाइड किया गया, TLV, STL और IDLH। IDLH TLV में कुछ समय के लिए काम कर सकते हैं, TLV में ज्यादा समय के लिए काम किया जाता है 8 घंटे के लिए, STL में 4 घंटे के लिए या निर्धारित टाइम कम ज्यादा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बनाए उससे कम ही रखेंगे, ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद आता है IDLH। अब IDLH की फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, यानी कोई भी गैस या केमिकल इतनी मात्रा में लीकेज हो जाए कि वहां पे आप गए, तुरंत आपने सांस लिया और आपके सांस के माध्यम से आपके शरीर में वो केमिकल प्रवेश कर गया और केमिकल से आपकी डेथ हो सकती है या हो गई। ठीक है, तो ये ऐसा लेवल होता है जहां पे आदमी की डेथ हो सकती है वहां पे जाने से। उसके बाद आता है JSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ये जॉब सेफ्टी एनालिसिस ये भी कंपनी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग या किसी कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। कोई भी काम कर रहे होते हैं, उस काम के दौरान क्या काम करना है, उसमें क्या खतरे और क्या प्रिकॉशंस लेना है, वो चीजें ये होती है। उसके बाद आता है PTW, परमिट टू वर्क। आप लोगों ने सुना होगा परमिट टू वर्क सिस्टम। कोई भी आप काम कर रहे होते हैं तो उस काम को करने के लिए आपको कोई भी अथॉरिटी चाहिए होती कहीं से भी कि आप ये काम करने के लिए ऑथराइज हो, आपको ये काम करने का हक है, ये हमें वो हक देता है परमिट टू वर्क सिस्टम। ये हर इंडस्ट्री में, हर बिल्डिंग में, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको फॉलो किया जाता है। उसके बाद आता है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये शब्द भी एक कॉमन शब्द है, घर से लेकर एक इंडस्ट्री से हर जगह इसका प्रयोग होता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑपरेशन प्रोसीजर बोलते हैं या ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बात एक ही है। अब ये होता क्या है, देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको बाइक का। बाइक हम स्टार्ट करते हैं, उसको बैठ करके चलते हैं,
क्या हम डायरेक्टली 5वां गियर डालते हैं? नहीं ना। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, पहले पहला गियर डालो, हल्की सी रेस दो, आरपीएम दो, आगे चलेगी, उसके बाद दूसरा गियर डालो, फिर तीसरा डालो, ऐसे करके। अगर आप उसमें पहले गियर के बाद सीधा चौथा डालोगे तो इंजन पे लोड पड़ेगा, आपका इंजन बैठ सकता है। तो एक प्रोसीजर होता है कि उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो उस हर चीज का एक एसओपी होता है, हर कोई, चाहे वो इंजन है, कोई मशीन है, कोई भी काम करने का तरीका है, वो एक प्रोसीजर होता है कि काम करने का तरीका क्या, तरीका ही प्रोसीजर है। तो वही चीज ये एसओपी है, हर जगह प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड। ये चीज आप रट लो, ये चीज आप रट लो, दिमाग में बैठा लो। ये चीज हर जगह फायर एंड सेफ्टी सर्विस में यूज होता ही होता है, चाहे नगर निगम में, कहीं पे भी। हाँ, और नगर निगम वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि उनको बिल्डिंगों में इंस्पेक्शन ऑडिट करने के लिए जाना होता है टाइम टू टाइम। चाहे वो मॉल है, बिल्डिंग है, कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी है, सोसाइटी है, तो वहां पे जाता है। तो वहां पे जो एक्ट रूल, जो कानून फॉलो होता है, वो एनबीसी का ही होता है। ये भी एक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्डिंगों में फायर एंड सेफ्टी के रिलेटेड एक्ट बनाता है कि आपको इतनी दूरी पे एक्सटिंग्विशर रखना है, इतनी बिल्डिंग की हाइट आपकी 15 मीटर है, तो आपको एनबीसी रूल को फॉलो करना है, फायर फाइटिंग और सेफ्टी प्रोसीजर उसमें फॉलो करना है। तो ये एनबीसी है, नेशनल बिल्डिंग कोड बोलते हैं इसको। इसमें समय समय पर मॉडिफिकेशन होते रहे हैं, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो एनबीसी पार्ट 4 चल रहा है, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। जो करंट में चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है JHA, जॉब हजार्ड्स एनालिसिस। ये देखो, उसमें क्या बता रहा था, JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस, इसमें क्या बता रहा, जॉब हजार्ड्स एनालिसिस। सेफ्टी और हजार्ड्स दोनों में फर्क है। ये बता रहा है कि उसमें हजार्ड्स क्या, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको एनालिसिस कर रहा है, लेकिन उसमें प्रिकॉशन ले रहा है, उसमें सेफ्टी नहीं दिखा रहा है, खाली उसके हजार्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो कुछ लोग JSA फॉलो करते हैं, कुछ JHA, लेकिन सबसे ज्यादा ये वर्ड यूज होता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। उसके बाद आता है NSC, नेशनल सेफ्टी काउंसलिंग। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सेफ्टी काउंसलिंग, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ये क्या होता है, एक सेफ्टी ऑडिट होती है जो नेशनल लेवल पे काम करती है। ये गवर्नमेंट की जो कंपनियां होती है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंडस्ट्री है, चाहे प्राइवेट कोई भी है, वो सब इसकी मेंबरशिप लेते हैं, टाइम टू टाइम ऑडिट करती है, और वहां पे सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड ज़्यादा सेफ्टी, इसमें फोकस सेफ्टी का रहता है, सेफ्टी के जो लेवल है उसको अपग्रेड करती है। एक ये कमेटी होती है, टीम होती है, नेशनल सेफ्टी काउंसलिंग। उसके बाद आता है ELCB, अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर। अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर, इससे ही समझ गए होंगे आप, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए प्रयोग होता है, और सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में इसका प्रयोग वेल्डिंग मशीन में देखने को मिलता है। वेल्डिंग मशीन में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग करते समय कहीं से कोई अर्थ लीकेज हो जाता है तो उसको ब्रेक कर देता है। ये अर्थ लीकेज ब्रेकिंग इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में मैंने फुल वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आता है DCPO, ये भी फायर से स्पेशल रिलेटिव है, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। आपने जो लोग फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, शायद उनको DCPO शब्द का मतलब फुल फॉर्म पता है, लेकिन पूरा नाम पता हो। तो DCPO का फुल फॉर्म होता है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। देखो, जब फायरमैन और फायर ड्राइवर की वैकेंसी निकलती है ना, तो नॉर्मली फायर ड्राइवर बोल देते हैं। तो फायर ड्राइवर में हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे पास तो हैवी लाइसेंस, हम फायर की गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन वो ड्राइवर कम ऑपरेटर होना चाहिए। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, यानी उसको गाड़ी के चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए, साथ में जो उसकी फायर की गाड़ी लगी है उसमें जो पंप लगा, जो फायर फाइटिंग करता है, उसको भी चलाने का ज्ञान होना चाहिए, और छोटा मोटा उसके अंदर जो मेंटेनेंस होता है उसको मेंटेन करने का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए उसको ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर बोलते हैं।
और जो फायर में फायर इंजन ड्राइवर या फायर ड्राइवर बोल देते हैं, वो एक अनस्टैंडर्ड, बिना स्टैंडर्ड वाला शब्द है। जो स्टैंडर्ड शब्द है वो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर है। तो ये चीज आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। जितना मैंने बताया उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई जो नई चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई ऐसा वर्ड है जो मेरे लिखने में कोई मिस्टेक हो गया है या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल से। और जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।